जय हिंद दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, एकदम मस्त स्वस्थ रहिए, पढ़िए उढ़िए खूब, जितना मन करे उतना पढ़ते रहिए बबुआ। देखिए आज के इस चैनल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दर्पण हम लोग पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों को डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या इधर उधर बकैती करते हैं, मन नहीं करता है, समझे ध्यान से। पढ़ा रहे थे आपको दर्पण, क्या पढ़ा रहे थे? दर्पण लेसन 2 आपको पता होगा। देखिए हम पढ़ाए थे, जब हम बता रहे हैं कि, और शुरुआत में भी हम बताए थे कि जब मैं पढ़ाऊं तो आप किताब उताब लेकर बैठा करिए, ताकि आप भी देख सकें कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और तुम लोग यार धोखेबाजी करते हो, कमेंट नहीं करते हो, नहीं चैनल सब्सक्राइब करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ तो। और बाकी सब बच्चों को शेयर कर दो ताकि वो पढ़ने में अच्छा हो जाए। समझ में आया? देखिए बाकी हम लोग आते हैं अपने पार्ट पर। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। कौन सा? चैप्टर 2। चैप्टर 2। और आपको बता दूं चैप्टर 2 का नाम था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ चुके थे, याद है आपको? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे। समतल दर्पण, बोलिए हम लोग समतल दर्पण पढ़ चुके थे। समतल दर्पण में अगर बात करें तो क्या क्या पढ़ाए थे समतल दर्पण में? अपन एक मनुष्य है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई मैन है, अगर इसको दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इसका आधा होना चाहिए, h/2 होना चाहिए, हम बता दिए। और अगर एक बार बताएं कि अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है बबुआ, अगर ये x दूरी पर है तो दर्पण में भी x दूरी पर ये आदमी दिखेगा। ये दूसरी केस थी। और एक केस हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई मैन है, अगर कोई मैन है और ये v वेग से दौड़ रहा है, v वेग से दौड़ रहा है, अगर ये v वेग से दौड़ रहा है तो इसमें जो चाल दिखाएगी 2v वेग दिखाएगा। बोले ये सब बता चुके थे, सारे कंडीशन हम लोगों को होते थे। और ये भी हम बताते जितना दूरे आदमी होता है उतना दूरे दर्पण भी बनता है। और एक बार बता दूं कि जो समतल दर्पण से होता है ना, समतल दर्पण से हम लोग पढ़ते हैं पार्श्व उत्क्रमण। समझिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझिए कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण। देखिए पार्श्व उत्क्रमण होता है, पार्श्व मतलब बाहर है, पार्श्व मतलब बाहर, पार्श्व मतलब बाहर बाहर की चीजें जो होती हैं। पार्श्व का उत्क्रमण मतलब होता है बदलना, उत्क्रमण मतलब बदलना। बोले यहां से कोई दिक्कत? समझे, बाहर के दृश्य का बदल जाना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। बाहर के दृश्य को बदल जाना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। देखिए पार्श्व उत्क्रमण में लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है। यानी कि कहा जाए तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं या दायां से बायां बदलता है। क्या होता है? बदलता है। कहेंगे सर ये क्या होता है? देखिए अगर आपको, हाँ ध्यान में रखिएगा, इससे रीजनिंग में बहुत सवाल आते हैं। किसमें? रीजनिंग में। जब आप आगे जाइएगा, तैयारी करिएगा तो रीजनिंग का सवाल आएगा, और रीजनिंग के सवाल में कहेगा कि इस अंक का दर्पण प्रतिबिंब बनेगी। तो देखिए बबुआ, दर्पण प्रतिबिंब भी पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट, यानी कि बायां। अगर हम लोग किसी दर्पण के सामने खा रहे हैं, जैसे मान लो कोई लड़की, और लड़की लोगों को देखें वो अक्सर हमेशा खाती रहेंगी तो भी अपना मुंह देखेंगी, बकलिया सब जहां जाएंगे वो नहीं देखेंगी। और मान लो अगर वो खा रही है सिंगरदानी है, वहां का जो शीशा बड़का जो आप होता है जानते करते हैं, तो शीशा के सामने खा रही है, अगर वो खाती है इस हाथ से मतलब राइट हैंड से, कौन चीज से? राइट हैंड से, तो उसमें दिखाएगा लेफ्ट हैंड। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम ई हथवा दिखा रहे हैं ना, तो आप लोगों को ई हथवा दिखेगा, कहेंगे सर जी बायां हाथ से लिखेंगे, बट उल्टा होता है, समझिएगा ध्यान से। तो ये बायां दायां बदलता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर मैं एग्जाम्पल लू, अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, मान लो कि आर है, क्या मान लो? आर। अगर एक एग्जाम्पल मान लो आर, और आर को अगर बोल दिया जाए दर्पण प्रतिबिंब बनाने को, तो ये कुछ इस प्रकार बदलेगा। देखिए ये राइट, ये जो खड़ी पाई है वो लेंगे था, हम खड़ी पाई ए लेंगे कर दिए। ये जो आर है वो ए लेंगे था और यहाँ पर हम ए लेंगे कर दिए। जैसे अगर मैं बोलूं पी को, अगर पी का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे
तो ये हो जाएगा उल्टा पी। क्या हो जाएगा? उल्टा पी। इस तरह से शायद हमको लग रहा है 11, 12, 13 का मतलब बदलता है, बाकी और लोगों का नहीं बदलता है। जैसे कि जिसका नहीं होता है, यानी कि पार्श्व उत्क्रमण जिसका नहीं होता है, जिसका नहीं होता वो देखिए डब्ल्यू का नहीं होगा, यम का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, भी का नहीं होगा, और उसके बाद वाई का भी नहीं होता है, एक्स का नहीं होगा, उसके बाद डब्ल्यू ए बी सी, सी का हो जाएगा, डी ई एफ जी एच, एच का नहीं होगा, आई का भी नहीं होगा, जे का हो जाएगा जे एच आई जे के एल एम एन, यम का भी देखिए नहीं होगा, ओ का भी नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू भी, यू का हो जाएगा, टी का भी देखिए नहीं होगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बाकी सबका होगा। इतने लोगों का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा, मतलब दर्पण के सामने जैसे रखेंगे वैसे ही ये उतर जाएंगे। इसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? पार्श्व उत्क्रमण, ये आप अक्षर लिख लीजिए कि इन लोगों का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, इन लोगों का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। बोलिए समझ में आया? इसको लिख लीजिए। हो गया? देखिए आगे पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। ये ना ढींगे है। देखिए गोली दर्पण हम लोग को पढ़ना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? सिंपल बात से में, जैसे समतल पृष्ठ को काटकर या समतल पृष्ठ कोई होता था उसके एक तरफ हम लोग कलई कर देते तो होता था समतल दर्पण। उसी प्रकार से कोई गोल होगा कांच, कोई गोल पारदर्शी माध्यम होगा, उसके एक तरफ पर कलई कर दिया जाए तो उसे कहेंगे गोली दर्पण। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें कि गोली दर्पण किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा ऐसा गोलीय, ऐसा गोलीय पारदर्शी माध्यम जिसको जिसको काटकर एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण कैसे कहेंगे? कोई ऐसा गोली पारदर्शी माध्यम, मतलब गोल हो, ऐसे गोल हो और पारदर्शी हो, मतलब आर पर दिक्कत है। जैसे कि देखते होंगे कोई मछली उछली पालता है तो उसमें गोल रहेगा ऐसे इस कलर का, ऐसे गोल रहेगा, और ये पानी कलर का रहेगा, इसमें पानी भर दिया जाएगा, इसमें मछली जिला दे देगा, आर पर कुल दिखेगा। और मैं क्या करूं कि इसको आधा आधा काट दूं, कटने के बाद एक पृष्ठ पर ऐसे कलई कर दूं, एक पृष्ठ पर ऐसे कलई कर दूं तो प्राप्त दर्पण क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। देखिए जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप की, अगर मैं बात करूं टाइप की तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझिएगा ध्यान से,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, याद करने की कोई बात नहीं है, एकदम रटना छोड़ दीजिए। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सिंपल बात है। देखिए उत्तल दर्पण ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उभरा, बोले समझ में आया, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, जिसका परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकराता है अगर वो उभरा है तो उससे कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो ये है, इसका परावर्तक सतह उभरा बनाना है तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार रहेगा ऐसे, और अंदर पेंट करेंगे, क्या करेंगे, अंदर पेंट करेंगे, अंदर पेंट करेंगे, अभी आगे कुल बताएंगे ये कुल क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश हम लोग इधर से ही डालेंगे, आपको भी पता है, और मैं आगे बताऊंगा कि प्रकाश किधर से डालना है। तो मैंने प्रकाश इधर से डाला, मैंने प्रकाश इधर से डाला, तो प्रकाश का जिधर से परावर्तन होता है उसी को ना कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ ये हो गया, और ये हो गया कलई वाला पार्ट, ये हो गया आपका कलई पार्ट, कलई भाग, और ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। मैनेज करिएगा, लिख रहे हैं देख के लिखना, अगर इधर उधर हुए तो बाद में पूछेगा सर क्या लिखा है, बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं, हाँ बोल बोल के इसीलिए लिख रहे हैं। अब देखिए इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ और इसे कहते हैं कलई वाला भाग। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रकाश इधर से आ रही है, भैया लाइट इधर से आ रही है और प्रकाश परावर्तित होकर उधर से जा रही है, तो किस पृष्ठ पर टकरा रही है, इस पृष्ठ पर। अब पृष्ठ कैसे ना उभरा है कि नहीं, निकला है कि नहीं, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अच्छा मतलब कि डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। आगे लिखेंगे, घबराइएगा मत। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर। देखिए जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अंदर मतलब समझ रहे हैं, उल्टा। जैसे कि अगर मैं बताऊं इसको दो भागों में काटा हूं तो ऐसे रहेगा कुछ, और इस पर ऐसे कलईमय कर दूं, ऐसे कलईमय कर दूं, और प्रकाश इधर से जाएगा। कहेंगे सर प्रकाश भाई इधर से क्यों डाले, इधर से तो बकलो लो, जब मैं इधर रंग दिया हूं, जब मैं इधर रंग दिया हूं का उल्टा लेके चेहरा दिखेंगे, आप बताओ, मतलब शीशा ले लिए और शीशा को उल्टा करके दिखेगा, बकलो का दिखेगा चेहरा, तो वो दिख ही नहीं रहा, अरे बकलो, पहले ये पढ़ लो। अब हम कहेंगे प्रकाश इधर से डाला मतलब वस्तु इधर रखना है, वस्तु इधर मतलब कि उल्टा हो गया, जिधर से रंगल है उधर से मुंह देखोगे, मुंह तो इधर से देखोगे। अब होता क्या है कि इसे कहेंगे परावर्तक सतह, क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। ये वाला हो गया परावर्तक सतह, ये क्या हो जाएगा, कलई भाग, क्या हो जाएगा, कलई वाला भाग। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर जो होता है CFU आगे बताएंगे। देखिए ये क्या होता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अब अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, समझ में आया कि नहीं, इतना पहले कोई दिक्कत, चित्र बनाइए, लिखवा रहे हैं, जल्दी से बनाइए। ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां पर मैं करता हूं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और यहां पर करता हूं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझे मैंने क्या कहा, पहले चित्र बनाते हैं। उत्तल दर्पण का कैसे होता है, कुछ इस प्रकार होता है, अंदर की ओर कलई किया होगा, परावर्तक पृष्ठ उभरा होता, आपको भी पता है, यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, यहाँ से प्रकाश जाएगा, समझ में आया। और ये आगे जो केंद्र होता है यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। ऐसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ऐसा ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह
जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उभरा होता है या उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में और कुछ होता है, हम बताते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दर्पण प्रकाश को फैला देता है, फैला देता है। ये प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। दूसरी बात ये, जब प्रकाश को कोई फैलाता है, जब प्रकाश को कोई फैलाता है, तो जब प्रकाश को कोई फैलाएगा तो इस गुण को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। यानी कि इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इसमें अपसारी क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। ये इधर जाएगा, प्रकाश यहाँ से आएगी तो ये इधर जाएगी। अभी मैं कुल नियम बताऊंगा, यहाँ पर आएगी, बस ऐसे निश्चित रूप से ऐसे आगे बताऊंगा। समझ में आया इतना? अब कहेंगे सर अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसा कि मैंने बनाया था आप लोगों को, और इधर कलर किया होगा, और ये इधर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा F, और प्रकाश इधर से आएगा, प्रकाश इधर से आएगा, और ये क्या करेगा? फोकस से होकर जाएगा। अगला हम बताऊंगा नियम। तो एक बिंदु पर ला रहा है। अच्छा, इसका मतलब डेफिनेशन कैसे होगा? तो कहेंगे ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, गोलीय दर्पण जो, ऐसा गोली दर्पण जो या जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह कैसे हो? अंदर की ओर हो, अंदर की ओर, अंदर की ओर, या धसा हो, धसा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। दूसरा बात, ये प्रकाश को एक जगह नहीं आता है, ये प्रकाश को एक जगह लेता है। मतलब ये प्रकाश को या ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। अगला बात, अच्छा, जो एकत्रित करेगा, जो एक जगह ले आएगा, जो एक जगह ले आएगा, उसे अभिसारी कहते हैं। याद करिए हम पिछले चैप्टर में पढ़ा रहे थे अभिसारी, प्रकाश पुंज, अपसारी, तो वहां भी हम बताते हैं अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब ले आना, सदिया का बताए थे। तो यहाँ पर यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता, एकत्रित करेगा तो कौन सा हो जाएगा? अभिसारी दर्पण। यानी कि इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए, आगे हम कुछ और बात बताते हैं। जल्दी से नोट करिए फटाक से। हो गया? देखिए अगला देखिए, आगे जो बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए ध्यान से। आगे मैं बताने वाला हूं कि जो दर्पण होता है, मतलब गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसमें कुछ बातें होती है, मुख्य फोकस, ये सब वगैरह, तो उससे संबंधित हम लोग परिभाषाएं जान लेते हैं। समझिए, अगर मैं एक चित्र बनाऊं, मेरे साथ बनाना बड़ी मार मारेंगे। मैं बनाता हूं अवतल दर्पण। क्या बनाता हूं? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण से ही सारा का सारा हम लोग परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूं, समझिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूं, ठीक, और ये ऐसे, और इधर मैं इसे रंग दूं, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र, इसे हम लोग कहते हैं F, इसे हम लोग कहते हैं P, इसे नाम देते हैं M, इसे नाम देते हैं M डैश। उसके बाद और बाकी कुछ नहीं है, और बताएंगे तब समझाएंगे। पहले इतना बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी।
देखिए ध्यान से, अब मैं ये बना दिया, आप समझिए ध्यान से, ये पहले ना पहले किसी गोले से कटा हुआ भाग होगा, समझ में आया कि नहीं। अगर ये पहला गोला ये है और मैं इसको आधा काट दूं, ऐसे आधा काट दूं, तो वही ना चीज है। आप एक बताओ, इस गोले का भी कोई ना कोई केंद्र होगा, गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। अब गोले का केंद्र जो होगा वह दर्पणों का केंद्र होगा कि नहीं, बोलो दर्पण का केंद्र होगा कि नहीं। मतलब कहेंगे सर जी ये जो गोलीय दर्पण है, मतलब जो गोला है, उस गोले के केंद्र को ये भी तो केंद्र कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, वही तो पढ़ाना है। देखो ये जो केंद्र है कैसे कहेंगे, ये जो दर्पणवा है, ये जो दर्पण है जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। वक्रता त्रिज्या भी, भैया वक्रता त्रिज्या मतलब कोई ना कोई इसकी त्रिज्या होगी, ये जब गोला है तो कोई ना कोई त्रिज्या होगी, आपको भी पता है। और यही त्रिज्या तो ये है, बोलिए यही त्रिज्या तो ये, तो ये कैसे कहेंगे, मतलब ये दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। जैसे हम कहते हैं कि कोई कोई को पार्ट काट दो, मतलब कि कोई का अंग काट दो, तो उन्हें कहेगा ओहो ये तो उसी अदमिया का अंग है जिसको मैंने देखा था। लाइन कट गई, चले कम बैक टू, कोई दिक्कत नहीं, लाइन कट गई थी थोड़ी सी भाई, ठीक है, लाइन कट गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मैंने कहा कि ये दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी का होता है। अब बात रही कि सर ये सब क्या है, देखिए ये जो होता है मुख्य फोकस होता है, क्या होता है, मुख्य फोकस। सिंपल बात है, देखिए ध्यान से, केंद्र तथा ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव, केंद्र तथा ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल बात समझिए, केंद्र तथा ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। एक फोकस का और होता है परिभाषा, आगे हम बताएंगे। दूसरी बात, ध्रुव किसे कहेंगे, सिंपल बात, दर्पण का बीचों बीच पॉइंट जो होगा ना, दर्पण का ध्रुव होगा, इतना सिंपल है सब, मुंह से याद करते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और अगर ये कहें कि सी और पी के बीच का जो बिंदु है उसे एफ कहते हैं, मतलब मुख्य फोकस कहते हैं। अब कहेंगे सर मुख्य अक्ष क्या है, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये जो है इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। सिंपल है कि नहीं, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बोले किसी को दिक्कत। अब एक आता है फोकस दूरी, क्या आता है, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी यही दूरी होती है, फोकस दूरी यही दूरी होती है, ये जो दूरी होती है बाबू समझिए ध्यान से। फोकस दूरी कैसे कहेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, सॉरी फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये छोटा छोटा मतलब कि क्या कहते हैं कि परिभाषाएं हैं जो कि एकदम आसानी से हल हो सकते हैं, ठीक है। समझिए अगर मैं एक एक चीज लिखना चाहूं, अगर मैं एक एक चीज लिखना चाहूं तो पहले अगर मैं लिखूं ये क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अगर मैं कहूं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो सिंपल भाषा है भाई, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, मतलब कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब वक्रता केंद्र किसे कहेंगे भाई,
दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम आगे करते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्यान से समझना बबुआ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी बात अगर मैं करूं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, समझो ध्यान से। वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं भाई? मतलब दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पूरा याद हो जाना चाहिए भैया। अब वक्रता त्रिज्या को मतलब इसे आर से दर्शाते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या मायने में बोले तो जो वक्रता त्रिज्या है ऐसे भी बोल सकते हैं, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने की, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सिंपल कह सकते कि नहीं? अगर हम लिखना चाहें केंद्र देखो कोई बताएगा नहीं बट हम लिख देते हैं, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात ये है वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा भैया? CP। क्या हो जाएगा? CP। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? वक्रता त्रिज्या का सूत्र भी होता है, वो आगे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, घबराइए मत। अब हम आगे बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया फोकस। अब पहले तो दर्पण का ध्रुव हम लोग याद कर लेते हैं। तो आगे हेडिंग होगा दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। देखो दर्पण का ध्रुव क्या होता है भाई? दर्पण का ध्रुव एकदम सिंपल है भैया। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतना सिंपल है कि सोच भी नहीं सकते। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। बस हो गया। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं कि मारे इन्हें भाषण करें तो बाबू पढ़ाई बर्बाद होगी। आप भी जानते हैं फालतू बकैती कहने से अच्छा है हम लोग अच्छा से पढ़ लें। देखिए ये हो गया। अब मैं बात करूं कि मुख्य फोकस आया मुख्य अक्ष क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष क्या होता है? ये तो है CP मुख्य अक्ष का। तो कैसे कहेंगे? केंद्र तथा P, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, केंद्र तथा P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ध्यान से, मुख्य अक्ष जो होता है CP, तो बोलेंगे ओ सजी CP तो त्रिज्या भी था। बिल्कुल हाँ भाई हाँ, त्रिज्या को भी हम मुख्य अक्ष कह सकते हैं। यानी कि CP बराबर मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष बराबर R कह सकते हैं। बोले यहां से किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इतना नोट करिए, आगे का हम पूरा वहीं जान के चलेंगे। समझ में आया? अभी पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत? यहां से उतारिए जल्दी फटाक से।
देखिए आप पढ़ाते तो संगे संगे लिखा करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जो लोग भाई नहीं लिख सकता वो उसको लिखा करें, लेकिन जब लिखा जाता है ना तो आप भी फेयर बनाओ। उस तरह से होता है कि सेल्फ बनाया हुआ फेयर आपको बहुत काम आता है। ध्यान में रखिएगा, फेयर एक होता है जब पेपर के समय, जब पेपर होगा ना तो आप किताब लेके थोड़ी ना पोता पोती बैठेगा कि एक एक चैप्टर चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ये हो जाए वो जाए। नहीं बाबू, आपका फेयर होता है वो शॉर्ट सिनॉप्सिस होता है, डायरेक्ट वो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेक्चर भी याद रहेगा और वीडियो भी याद रहेगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप लिखे होंगे तो आपका लिखा हुआ सब याद रहेगा, फटाक से आप दोहराएंगे, किताबों से नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, रिवीजन के लिए बहुत फास्ट है। और आपको मैं बता दूं कि पेपर तभी जिसका सही जाता है जो एकदम अच्छा से रिवीजन करता है। बिना रिवीजन का आप कोई भी पेपर सही से नहीं दे सकते हैं बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। होता क्या है, लड़के के तनी से याद करते हैं, पिछवा के भूलते जाते हैं, पिछवा के भूलते जाते हैं। उन लोगों को चौपट है, जब अगवा का याद करने जा रहे हो तो पिछवा का 2 मिनट बाद देख लो, ऐसे तो होगा नहीं। याद नहीं होता है सर जी, कैसे याद करें यार, बकलोल कहीं का।